हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आपके सामने आई हूँ एक नई क्लास, एक नए चैप्टर के साथ। इससे पहले मैं कहना चाहूंगी, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो समय से आपके पास पहुंच जाए। हाँ तो बच्चों, देखते हैं आज का चैप्टर नंबर 5, क्लास 11th, बुक अंतरा भाग 1। चैप्टर नेम है सावित्री बाई फूले, जिसके लेखिका हैं सुधा अरोड़ा। ठीक है बेटा, आज इस हम चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार ज्योतिबा फूले ने महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध आवाज उठाई और किस तरीके से समाज में एक सुधार की लहर जगाई। लेकिन फिर भी आज तक इन्हें हम इतना याद नहीं करते हैं। समाज सुधारक के जो 5 नाम जो हमारे जो शुमार है उसमें इनका नाम कहीं भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं आज का हम ये चैप्टर। लेखिका इसकी सुधा अरोड़ा है जो, और चैप्टर नेम है ज्योतिबा फूले। ठीक है, अब क्या है, जो ज्योतिबा फूले है इन्होंने क्या करा है, इन्होंने दलितों, शोषितों एवं स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समाज में शिक्षा सुधार के कार्य किए तथा समाज में फैली रूढ़ियों का विरोध किया। रूढ़ियां होती है ऐसे रीति रिवाज जो हमें मतलब ऐसे रीति रिवाज जो कहीं से भी मानव हित के लिए सही नहीं है। ठीक है, पुराने रीति रिवाज का विरोध किया तथा मानवीय सरोकारों के व्यक्त किया। ठीक है, ये जो ज्योतिबा फूले जो हैं, इन्होंने जो दलितों की आवाज उठाई, शोषित वर्ग होते हैं, जो निम्न वर्ग होता है हमारा, जो उच्च वर्ग उन्हें प्रताड़ित करते हैं वो हमारे शोषित वर्ग होते हैं। शोषित तो वर्गों के प्रति आवाज उठाई, महिलाओं के अधिकारों के प्रति आवाज उठाई और महिलाओं का प्रथम विद्यालय भी इन्हीं के द्वारा खोला गया। ज्योतिबा फूले शिक्षा एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के बावजूद ज्योतिबा फूले का नाम भारत के सामाजिक विकास एवं बदलाव आंदोलन के 5 समाज सुधारकों की सूची में शामिल नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने आपने बताया था, 5 समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फूले का नाम शुमार नहीं है, जिसमें कि इन्होंने इतनी आवाज उठाई, इतने कार्य करे समाज सुधार के लिए, महिलाओं के प्रति इतने कार्य करे, दलित वर्गों के प्रति इतने कार्य करे, शोषित वर्गों के प्रति इतने कार्य करे, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लेके आइए, विभाजो कार्यक्रम है उसमें इतना सुधार लेकर आए, लेकिन फिर भी समाज सुधारक की लिस्ट में इनका नाम शुमार नहीं है। इसका कारण यह है कि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि हैं तथा ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणवादी तथा पूंजीवादी मानसिकता का डटकर विरोध किया है। अब देखिए, इसका क्या कारण बता रही है सुधा अरोड़ा कि इसका जो कारण यही है कि हमारा जो ये समाज सुधार के क्षेत्र, ये जो हमारा जो इसका जो प्रतिनिधि है, मतलब जो समाज सुधारकों की लिस्ट बनाता है, इसका जो प्रतिनिधि है ये उच्च वर्ग है। और जो इन्होंने उच्च वर्ग में जो हमारे ज्योतिबा फूले हैं, इन्होंने जो ब्राह्मणवाद का और पूंजीपति मानसिकता का डटकर सामना करा है। ठीक है, पूंजीपति जो अपने आप को जो पैसे में आर्थिक स्थिति तो काफी ऊपर होते हैं, ठीक है, उनका विरोध भी किया है इन्होंने। तो ज्योतिबा फूले के अनुसार शासक एवं धर्म के ठेकेदार आपस में मिली भगत कर सामाजिक व्यवस्था का प्रयोग अपने हित के लिए करते हैं। तो इनका मानना है ज्योतिबा फूले का, जो हमारे ब्राह्मणवादी तथा पूंजीवादी मानसिकता वाले लोग हैं, इन दोनों के ये शासक तथा धर्म के ठेकेदार हैं, यही दोनों धर्म के ठेकेदार हैं और इन दोनों की मिली भगत है। और अपनी मिली भगत के कारण ये ऐसे ही कार्य करते हैं जिनसे बस इनका ही हित हो। ठीक है, किनका, जो हमारे पूंजीपतिवादी हो गए, पुरोहितवादी हो गए, या हमारे उच्च वर्ग के लोग हो गए, या हमारे ब्राह्मणवादी लोग हो गए। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा सुधा अरोड़ा जी कह रही हैं ज्योतिबा फूले के बारे में। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का प्रयोग अपने हित के लिए करते हैं कि बस ये अपना ही हित चाहते हैं। समाज में जो भी कार्य, जो भी ये नए कार्यक्रम बनाते हैं वो बस अपने हित को ही अग्रसर रखते हैं, अपने हित को ही देखते हैं। स्त्री एवं दलितों के शोषण, ठीक है, स्त्री एवं दलितों के विरुद्ध इस शोषण व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। किन्होंने, ज्योतिबा फूले ने, जो दलितों के विरुद्ध और स्त्रियों के विरुद्ध जो शोषण चल रहा था, जो इन्हें बिल्कुल तुच्छ समझ रहे थे, उनकी व्यवस्था के प्रति भी आवाज उठाई। किन्होंने उठाई, ज्योतिबा फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले के विचार गुलामगिरी
शेतकर्जा आशुल, किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में मिलते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तकें भी हैं। कौन सी है? शेतकर्यांचा आशुल मतलब किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि, ये दो पुस्तक भी, इन पुस्तकों के नाम भी दिए गए हैं बुक में। वे अपने समय में बहुत आगे की सोच रखते थे। कौन? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जिस समाज में जी रहे थे उस समाज से उठकर सोचना या विचार करने की वो शक्ति रखते थे। अब क्या है? उनके मतानुसार एक आदर्श परिवार वह है, किनके अनुसार? ज्योतिबा फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार कौन सा है बेटा? ये ध्यान से सुनेंगे। जिसमें पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान तथा बेटा सत्य धर्मी हो। ऐसे धर्म जाति की सीमाओं को तोड़कर एक मानव धर्म की स्थापना करें। ठीक है, ज्योतिबा फूले का मानना था कि हमें धर्म से ऊपर उठना है, ये जाति व्यवस्था से ऊपर उठना है, तभी हम एक समान, हमें जो हमारे समाज में जो जातियां हैं उन सबको हमें एक मानना है। ठीक है, धर्म से ऊपर उठना है। ऐसा परिवार एक आदर्श परिवार बताया जिसमें पिता बौद्ध हो, माता ईसाई हो, बेटी मुस्लिम हो और बेटा सत्य धर्मी हो। मतलब ऐसा परिवार ही एक आदर्श परिवार माना जाता है, तभी हम इस जाति व्यवसाय रूढ़िवादिता से ऊपर उठ पाएंगे। ऐसा मानना था। किनका मानना था? ज्योतिबा फूले का। धर्म जाति की सीमाओं को तोड़कर मानव धर्म की स्थापना करें। ज्योतिबा फूले के अनुसार यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ विशेष वर्गों को नहीं मिलता है तो ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं। इनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा का लाभ अगर विशेष वर्गों को नहीं मिलता है तो शिक्षा का कोई मायने नहीं है, क्योंकि शिक्षा बस एक विशेष जाति या विशेष धर्म की ही रह गई थी, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं थी। तो ऐसी शिक्षा को ज्योतिबा फूले बिल्कुल ही नकारते हैं। उनका मानना था कि जो शिक्षा जो है उस पर सभी का अधिकार है, सभी को ही शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीबों से कर एकत्रित करो, उसे उच्च वर्ग की शिक्षा पर खर्च करना सर्वथा अनुचित है। इनका मानना था कि कर या टैक्स जो आज भी वो हम लेते तो गरीबों से हैं, लेकिन उसका फायदा हम लगाते हैं केवल उच्च वर्ग के लिए। ठीक है, और जैसे एक उदाहरण हम ही एक उदाहरण दे लेते हैं अपने कि एक अगर हम टॉफी भी खाते हैं तो उस पर भी हम टैक्स भरते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी निर्धारित की गई है समाज में जिसमें बस उच्च वर्ग ही जा सकता है, जबकि उसको बनाने में योगदान निम्न वर्ग का भी है। लेकिन वहां पर अब अपने हाईवे ले लो, कहीं कहीं पर 4 व्हीकल वाले जाते हैं, कहीं पर 2 व्हीकल वाले जाते हैं, लेकिन जिस टैक्स के पैसे से, जिस कर के पैसे से ये चीजों का निर्माण हो रहा है, उसमें तो एक गरीब परिवार का एक छोटा बच्चा एक टॉफी भी खाता है तो उसका भी उसमें कर जाता है, उसका भी उसमें योगदान है, उसमें वो भी टैक्स दे रहा है। लेकिन जाने की अनुमति उसे नहीं है, जाने के लिए एक विशेष वर्ग ही जा रहा है। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसको ज्योतिबा फूले ने बिल्कुल ही नकारा है। ज्योतिबा फूले के विचार अनुसार पुरुषों ने स्त्री शिक्षा के द्वार इसलिए बंद रखे हैं ताकि वे अपने अधिकारों को ना समझ पाए तथा स्वतंत्रता की मांग ना कर पाए। ज्योतिबा स्त्री समानता के पक्षधर थे। अब इस ज्योतिबा फूले ने क्या कहा है कि इन्होंने जो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज था उसने स्त्रियों के लिए शिक्षा के दरवाजे इसलिए बंद करे हैं ताकि वो अपने अधिकारों को ना जान पाए, ताकि वो स्वतंत्रता ना मांग पाए, ताकि वो अपने को समाज में बराबर ना मान पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारा उस समय का समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, और कहीं ना कहीं आज भी थोड़ी सी ऐसी मानसिकता लिए हुए लोग हमारे समाज में जी रहे हैं। ठीक है, उन्होंने समानता के पक्षधर थे। समानता मतलब ज्योतिबा फूले का मानना था कि स्त्री और पुरुष ये समान है, इन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए और समाज में आगे बढ़ने के इन्हें समान ही अवसर देने चाहिए। तथा इन्होंने स्त्री समानता प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की भी रचना की थी। इन्होंने नई विवाह नीति की भी एक रचना करी जिसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के प्रति समानता मिल सके समाज में। ऐसे नए मंत्र तैयार करें जिसमें वर वधु आसानी से समझ सकें। ठीक है, इन्होंने विवाह कार्यक्रम को या विवाह कर्मकांड को करने के लिए ऐसे मंत्र तैयार करें जिन मंत्रों को आसानी से
स्त्री और पुरुष दोनों ही समझ पाए कि इन मंत्रों का अर्थ क्या है। ज्योतिबा फूले ने इस तरीके के मंत्रों की व्यवस्था बनाई जिसमें स्त्री और पुरुष आसानी से समझ सकें कि इन मंत्रों का असली मायने में अर्थ क्या है, और इस तरीके के मंत्र बनाए जिससे जो गुलामगिरी, स्त्री के गुलामगिरी वाले जो मंत्र थे वो निकाल दिए इन्होंने। स्त्री अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फूले ने हर संभव प्रयास करे। स्त्री आंदोलन, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री को समानता या स्त्री को अधिकार या स्त्री को सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा कार्य करे, बहुत ही प्रयास करा, ठीक है। और 1888 में ज्योतिबा फूले ने यह कहकर महात्मा की उपाधि लेने से इनकार कर दिया कि किसी उपाधि से सम्मानित होने के बाद व्यक्ति संघर्ष नहीं कर पाता, और 1888 में इन्होंने महात्मा की उपाधि को इसलिए वापस कर दिया कि अगर मैं इस महात्मा की उपाधि को अपने पास रख लूंगा तो फिर मैं संघर्ष नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। किसने कहा? ये ज्योतिबा फूले ने। इनके उसके प्रयास और कार्यों पर विराम लग जाता है, मतलब जो महात्मा की उपाधि ले लेता है या जो अपने आप को महान मानने लगता है तो फिर वो जो कार्य करता है, जो निरंतर प्रयास करता रहता है, उन पर पाबंद कहीं ना कहीं लग जाता है, ऐसा मानना था ज्योतिबा फूले का। और इसी कारण इन्होंने 1888 में महात्मा की उपाधि लेने से इनकार कर दिया। कथनी और करनी में समानता ज्योतिबा फूले की विशेषता थी। कथनी और करनी में समानता मतलब जैसा कहते थे ऐसा ही वो करते थे, इन दोनों में उनकी बातें समानता थी। किनकी? ज्योतिबा फूले की। एक बार जिन्होंने कह दिया उसको कार्य उसको क्रियान्वित करते थे, उसको कार्य को पूरा करने के लिए वो निरंतर प्रयास और बिल्कुल ही संभव प्रयास करते रहते थे। कौन? ज्योतिबा फूले। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी को शिक्षित किया। अब स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये मानते थे कि स्त्रियों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्त्री एक नहीं दो परिवार को आगे लेकर चलती है, दो परिवारों को जोड़ती है, इसलिए उसकी समझ का, उसका मानसिक विकास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो कि शिक्षा से ही हो पाता है। तो स्त्री को बराबरी रखने में, स्त्री को समानता देने के ये पक्षधर थे। इसीलिए इन्होंने सर्वप्रथम अपनी स्त्री जो इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, उनको ही इन्होंने शिक्षित करा, ठीक है बेटा। उन्हें मराठी तथा अंग्रेजी में लिखना बोलना सिखाया। किनको? ज्योतिबा फूले ने। किसको सिखाया? सावित्रीबाई फूले को, अपनी पत्नी को। सावित्रीबाई के बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी। 6-7 साल की उम्र में एक बार वह शिखर गांव के हॉट गई। हॉट मतलब गांव की जैसी मार्केट होती है, ऐसे उसको हॉट कहते हैं। वहां एक लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी। उनके घर पहुंचते ही पिता ने गुस्से में उस पुस्तक को कूड़े में फेंक दिया। सावित्रीबाई ने वह पुस्तक उठाकर कोने में छुपा दी तथा उसे सहेजकर अपने साथ ससुराल ले आई, और शिक्षित होने के पश्चात वह पुस्तक पढ़ी। भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना 14 जनवरी 1848 में पुणे में हुई, ठीक है। भारत में पहली कन्या पाठशाला की जो स्थापना हुई वो 14 जनवरी 1848 में पुणे में हुई। और किसके द्वारा हुई? ज्योतिबा फूले एंड सावित्रीबाई फूले के प्रयासों से, ठीक है। तो देखिए एक बार क्या होता है, जहां पर ये सावित्रीबाई फूले जो ज्योतिबा फूले की पत्नी है वो 6-7 साल की थी, तो गांव के एक बाजार में गई, वहां पर इन्होंने इन्हें पुस्तक दे दी। तो जब वो पुस्तक को लेके घर आई तो उनके पिता ने वो पुस्तक फेंक दी, क्योंकि उनके पिता का मानना था कि लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए पुस्तक सही नहीं है। तो इन्होंने वो पुस्तक बिल्कुल सहेज के रखी थी। शादी के बाद जब उनके पति ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया तो उसके बाद इन्होंने वो पुस्तक पढ़ी। कन्या पाठशाला 1848 में सर्वप्रथम 14 जनवरी 1848 में सर्वप्रथम इन दोनों दंपत्ति के प्रयासों से सफल हो पाया कि लड़कियों के लिए पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को बहुत सी बाधाओं और बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। जब इन्होंने देखी, जब भी हम समाज में कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे बीच में अड़चन ही आती है। इसी तरीके से जब इन दोनों दंपत्ति ने भी कोई अच्छा कार्य करना चाहा जो उस समय के समाज को अच्छा नहीं लगा, कौन सा? बालिका पाठशाला खोलना, तो इसलिए इन्होंने फिर इनको भी बहुत सारी बाधाओं का, बहुत सारी असमानताओं का सामना करना पड़ा। किनको? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई
फूले को ज्योतिबा के पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में बेटे बहू को घर से भी निकाल दिया। अब देखिए, जो पुरोहितों और जो मतलब वहां के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति जो माने जाते हैं, जो उनके जो घर परिवार कुटुंब के जो लोग थे, उनके कहने पर ज्योतिबा फूले के पिताजी ने इन दोनों पति पत्नी को घर से भी निकाल दिया। सावित्रीबाई को पढ़ाई के लिए पाठशाला जाने से रोकने के लिए लोग उन्हें गालियां देते, उन पर थूकते, पत्थर मारते तथा गोबर उछालते। दोनों ने सभी प्रकार के विरोधों का डटकर सामना किया। ठीक है, जब ये सावित्रीबाई फूले पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए पाठशाला जाती थी, तो रास्ते में जो गांव वाले लोग थे, कोई इन पर कूड़ा फेंकता, कोई थूकता, कोई गोबर फेंकता। ठीक है, यहाँ तक कहा कि ये दो जोड़ी कपड़े लेके जाती थी। एक जोड़ी कपड़े जब लोग इनके गंदे कर देते तो इस विद्यालय में आके दूसरे कपड़े बन गए, जब ये शिक्षा कार्यक्रम को प्रसारित करती थी। कौन? सावित्रीबाई फूले। दोनों ने सभी प्रकार के विरोधों का डटकर सामना किया। ज्योतिबा और सावित्री ने 1840 से 1890 50 वर्षों तक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 50 सालों तक इन दोनों दंपतियों ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। इन्होंने किसानों तथा अछूतों की झोपड़ियों में जाकर उन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। अब जो वहां का जो निम्न वर्ग था, जो आगे आने से डरता था, उनकी झोपड़ियों में खुद जाकर दोनों ने उनको राजी किया, उनको प्रेरित किया, उनको समझाया कि कन्याओं को पढ़ने के लिए भेजिए, उनका पढ़ना कितना ही जरूरी है। इन दोनों ने अनाथ व विधवाओं की सहायता की, नवजात शिशुओं को देखभाल तथा निम्न जाति के लोगों की पाने की तकलीफ देखकर उनके लिए अपने घर के पाने के हौद खोल दिए थे। वास्तव में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले एक दूसरे के लिए समर्पण आधुनिक दंपतियों के लिए आदर्श दाम्पत्य जीवन की एक मिसाल है। जो ये दोनों जो हैं, सावित्रीबाई फूले, और ये दोनों ही एक दूसरे के लिए मिसाल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। चैप्टर नंबर 5 ज्योतिबा फूले, जो एक समाज सुधारक थे, और इन्होंने महात्मा की उपाधि भी 1888 में देने से मना कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सीखो कुछ इन दोनों दंपतियों से। ये एक आदर्श पति पत्नी है आज के लिए। ठीक है, हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के प्रयास में अगर हम रहते हैं, एक दूसरे को सहारा बनते हैं, साथ देते हैं, तो बड़े से बड़ा काम बड़े ही आसानी से हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।